हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द CSIR नेट जेआरएफ जून 2018 की प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ड है ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स. So the question is, and all these problems are of 5 marks. So let's start the question, and question is the dispersion relation for the electrons in the conduction band of a semiconductor is given by E equals to E naught plus alpha k square. So this is dispersion relation. You know that what is dispersion relation? The relationship between the energy and the frequency or this k vector. It is called dispersion relation, that is given here. So alpha and E naught are constants. If omega c is cyclotron resonance frequency of the conduction band electron in a magnetic field, the value of the alpha is, option is h cross square omega c by 4 EB, 2h cross this c and d. These are the 4 options. So there is a term cyclotron resonance frequency. Now first of all I will know what is this term and what this signifies, and then I will move ahead for the calculation of this alpha. So मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स में इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो कभी कभी क्या होता है कि इफेक्टिव मास को कैलकुलेट करने के लिए हम ये साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस वाला जो फिनोमिनन है उसको यूज करते हैं टू कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ द चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड. यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इफेक्टिव मास को कैलकुलेट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन द कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड, वी इंट्रोड्यूस दिस फिनोमिनन और वी यूज दिस फिनोमिनन साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस. अब हम पढ़ेंगे कि साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस में होता क्या है. तो दोस्तों क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में, we apply a magnetic field which is static. So we apply a static magnetic field and accelerate the charged particles in a helical path, and then apply an RF frequency electric field, means radio frequency electric field. When the RF frequency electric fields frequency means जो अभी आपने RF frequency का जो सोर्स लगा है उसकी frequency when matches to the resonance frequency, then there occurs the resonance absorption, and that frequency at which the resonance absorption occurs is called cyclotron resonance frequency, and it is given by omega c equals to EB upon m star in SI unit. So this is the concept behind the cyclotron resonance frequency experiment. For example, suppose that this is a path in which electrons are moving. So if you apply a static magnetic field, this is static, ठीक है. स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा दिया और इसके अबाउट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन कराएंगे और एक RF फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगाएंगे. इस RF फ्रीक्वेंसी को सोर्स को लगाने पर इस RF फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएगी विद दी फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, तो रिजोनेंस एब्जॉर्प्शन होगा. और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को मेजर करके यानी कि ओमेगा सी को हम पता कर लेंगे. जिस फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्प्शन होगा वही हमारी क्या कहलाएगी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. और उसी साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट कर देंगे बाय दिस RF सोर्स, जो कि जहां पर एब्जॉर्प्शन हुआ होगा वहां पर कुछ चेंज आया होगा, तो वही हमारा क्या होगा, RF फ्रीक्वेंसी को मेजर करके हम ओमेगा सी निकालेंगे. ई तो हमें चार्ज इलेक्ट्रॉन पता ही है, बी हमने जो लगाया वो भी हमें पता है, तो एम स्टार हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फिलहाल हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है उसे कैलकुलेट करते हैं. हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है दिस अल्फा. So and we know that from the semiconductor theory that effective mass is given by h cross square by d2e by dk2, where d2e by dk2 is nothing but it's a curvature of E versus के डायग्राम. जो ई के डायग्राम होता है उसमें अगर हम किसी कर्व को प्लॉट करें तो उस कर्व का जो कर्वेचर होता है दिस इज कॉल्ड d2e by dk2. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा ये डिस्पर्जन रिलेशन दिया हुआ है इसको दो बार डिराइव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू d2e by dk2, इट विल बी जस्ट 2 अल्फा. और ये 2 अल्फा की वैल्यू जो है यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इसमें जब पुटअप करोगे तो आपको मिल जाएगा EB अपॉन h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 अल्फा बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड, और बाई solving this we will get h cross square omega c equals to 2 alpha EB. So alpha is just h cross square omega c upon 2 EB. So this is your answer. So in this question which is the correct option? Correct option is D. So I hope आपको ये
क्वेश्चन समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले हमने क्या किया, साइक्लोट्रॉन रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको समझ लिया कि किस तरीके से हमारा रिजोनेंस हुआ, और फिर जो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है उसको हमने कहाँ से मेजर कर दिया, जो हमने आरएफ इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया था उससे मेजर करके हम मतलब अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर हम ये वाला लगाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें उस फार्मूले को यूज़ करना है, दिस इज मेगा सी इक्वल्स टू ई बी अपॉन एम स्टार, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है, और इसमें हमें एम स्टार की वैल्यू निकाल लेनी है बाय द कर्वेचर, एंड देन वी विल पुट इक्वल्स टू ओमेगा सी, एंड देन वी विल फाइंड दिस अल्फा। सो गाइज, अगर आपको भी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है ये भी पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन इस तरीके से है कि NaCl crystal is FCC lattice and we know that NaCl is FCC lattice with a basis consisting of Na plus Cl minus ion separated by half the body diagonal of a unit cube। क्या है, half the body diagonal of unit cube से separated है atoms। what of the planes corresponding to the Miller indices, means आपको क्या दिया हुआ है, HKL Miller indices आपको मेंशन है below will not give rise to Bragg reflection of X-rays। तो Bragg reflection of X-rays को अगर आप स्टडी करते हो तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फैक्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, बाय द स्ट्रक्चर फैक्टर फार्मूला कैपिटल F, दैट इज ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर फार्मूला है आपके पास में, ये एटॉमिक फैक्टर है, हमने इसको सेम मान लिया है फॉर ऑल दीज Na प्लस और Cl माइनस एटम आयन के लिए फॉर सिंपलिसिटी, और ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल 2 पाई एच एक्स जे प्लस के वाई जे, एक्स वाई और जेड जो है वो आपके पास में क्या है, ये बेसिस जो है उसकी पोजीशंस हैं, और एच के एल जो है वो आपके मिलर इंडिसेस हैं। तो यहाँ पर हम जब जानते हैं कि हमारे पास में अगर एफ सी सी लैटिस है, तो इन एफ सी सी लैटिस द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ एटम्स जो होता है गिवन बाई सपोज सेंटर एंड हाफ जीरो हाफ जीरो हाफ 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 जीरो, ये इस तरीके से होता है। तो अगर हम इसमें पुटअप करें वैल्यूज़ को तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर होगा एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई, ये तो 0 0 0 होगा तो ये सब 0 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 0 बच जाएगा, 2 पाई आई हो जाएगा h/2 प्लस दिस, एंड इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ये तो एक्सपोनेंशियल 0, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, बाकी जो वैल्यू बचेगा 2 प्लस 2 जो होगा इसमें h प्लस l/2 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल पाई आई h प्लस l, एंड सिमिलरली दीज आर थिंग्स। एंड नाउ फ्रॉम दिस अब आप क्या करोगे, आप जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ है ये अब चारों ऑप्शंस को रख के इसमें चेक कर सकते हो। मैंने क्या किया, आप में ये वाला ऑप्शन जो है सी को आप इसमें चेक करेंगे हम सबसे पहले। तो एचकेएल जिसमें मिक्स्ड है वो हमने इसमें पुटअप किया, और पुटअप करने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर 1 है तो यही है, 2 + 1 3 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल 3 पाई आई वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये -1 1 -1 और 1 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर फैक्टर की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो हमारे पास पैटर्न जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो वैसे भी ये आपका ऑप्शन सही हो गया। और अगर आपको मतलब और भी ऑप्शन चेक करने होते तो 2 2 0 है, अगर आप ये चेक करोगे तो अभी आपको एफ जो होगा वो विल नॉट बी 0। सिमिलरली फॉर दीज 3 ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक सिंपल सा ये फार्मूला होता है कि अगर आपको कभी भी एफसीसी लैटिस दे दिया जाए तो उसमें क्या करते हैं, आप प्लेन्स देखते हैं, जितने भी अनमिक्स्ड प्लेन होते हैं, यानी कि इनमें क्या होना चाहिए हमारे पास में एच के एल, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए, या तो इवन होने चाहिए या तो सारे के सारे ऑड होने चाहिए। तो इसमें देख रहे हो सारे के सारे इवन है तो ये तो प्रेजेंट होगा आपके पास में, ये भी सारे सारे इवन है ये भी प्रेजेंट होगा, इसमें सारे के सारे ऑड हैं तो ये भी प्रेजेंट होगा। तो उस थ्योरी से एच के एल शुड बी ऑल इवन एंड ऑल शुड बी ऑड, उस थ्योरी से हम सिंपलिसिटी से ये फाइंड कर सकते थे कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपको ये नहीं याद रहता है तो आप क्या करोगे, बेसिकली यू विल यूज दिस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फार्मूला एंड पुट अप द वैल्यूज ऑफ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे 4 कोऑर्डिनेट्स, और उसके बाद आप इसमें पुटअप करोगे वैल्यूज, इसको सॉल्व करोगे इजीली, तो आपको क्या मिल जाएगा, यही रिजल्टेंट मिल जाएगा। इसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप क्या करोगे, एच के एल मतलब एफसीसी लैटिस में एफसीसी लैटिस में ब्रैग प्लेन्स को प्रेजेंट होने के लिए एच के एल शुड बी ऑल इवन एंड ऑल ऑड होना चाहिए, ये आपका कंडीशन होता है। अगर ये नहीं होगा तो वो प्लेन हमारा प्रेजेंट नहीं होगा। तो गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है हार्ड डिस्क्स ऑफ रेडियस आर आर अरेंज्ड इन अ 2D ट्रायंगुलर लैटिस, व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरिया ऑक्युपाइड बाय द डिस्क्स इन द क्लोजेस्ट पॉसिबल पैकिंग। तो आपको क्या करना है, क्लोजेस्ट पॉसिबल पैकिंग मींस दैट यू हैव टू कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हार्ड डिस्क, बेसिकली हमने क्या किया, स्फेरिकल डिस्क्स हैं उनको हमने इस तरीके से अरेंज कर लिया, ये हमारा एक अरेंजमेंट। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये आपका एक हेक्सागोनल
क्लोज्ड पैकिंग का एक रिलेशन आपको दे दिया गया है और उसमें आपको पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। और पैकिंग फ्रैक्शन आपका क्या होता है, एन इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो होता है पर यूनिट सेल इनटू एरिया वन एटम, मतलब वन एटम जो है जितना एरिया ऑक्यूपाई करता है अपॉन द टोटल एरिया ऑफ दी वन यूनिट सेल, ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे। एन इफेक्टिव का फार्मूला इन 2D अगर हम देखें तो क्या हो जाता है 1/3 इंटू एन सी। 1/3 क्यों, क्योंकि ये हमारे पास में हेक्सागनल बन रही है यूनिट सेल, और हेक्सागनल का ये जो एक एंगल है वो कितना है 120 डिग्री का है, तो 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री का होता है। तो अगर इतना एंगल 120 डिग्री का है तो इसका मतलब एटम का 1/3 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू दिस यूनिट सेल। तो हमारे पास में क्या होगा, कॉर्नर पर जो एटम होगा वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/3 का कंट्रीब्यूट करेगा। फेस पर तो हमेशा हाफ होता है और जो इंटीरियर पॉइंट होता है वो हमेशा 1 कंट्रीब्यूट करता है। अब इस वाले यूनिट सेल में 2D यूनिट सेल में हमारे पास फेस में कोई भी एटम नहीं है, तो फेस का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। साथ ही साथ हमारा जो कॉर्नर्स पे है वो कितने 6 कॉर्नर्स हैं, तो 6 एटम्स है बेसिकली, तो 6 मैंने यहाँ पर रख दिया, तो 3 2 हो गया हमारे पास में, ये 0 हो जाएगा। और बॉडी पर तो 1 है हमारे पास, तो पूरा 1 हो गया, तो 1 + 2 = 3 हो जाएगा। तो एन इफेक्टिव हमारे पास में 3 आ गया। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ वन एटम। एटम कैसा है हमारे पास में, हार्ड डिस्क है या बेसिकली हम कह सकते हैं स्फेरिकल है। तो स्फेयर का बेसिकली सर्कुलर है, क्योंकि हम 2D में बात करें तो स्फेरिकल तो नहीं है, तो सर्किल है। तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr² होता है, तो हमने क्या किया 3 इंटू πr², 3 क्या है एन इफेक्टिव हो गया और ये एरिया 1 एटम हो गया, अपॉन में 6 इंटू एरिया 1 ट्रायंगुलर, क्योंकि ये जो हेक्सागनल हमारे पास में बन रहा है यूनिट सेल, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम निकालने से ईजी है कि हम क्या करें, एक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, बेसिकली ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें कितने 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो वी विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड देन मल्टीप्लाई बाय 6, सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दिस टोटल यूनिट cell. So we have done simply this 6 into area of one equilateral triangle, और equilateral triangle का जो साइड है वो कितना है a है। a क्या है लैटिस पैरामीटर है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में 2 ऑफ r, तो ये क्या हो जाएगा 2 ऑफ r हो जाएगा सिंपली, या हम a की या फिर r की जगह हम क्या लिख सकते हैं a/2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया वही किया, r की जगह a/2 रख दिया हमने यहाँ पर, तो 3 इंटू πa²/4 हो जाएगा हमारे पास में, और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 हो जाएगा हमारे पास में। तो हमारे पास में जो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा π/2√3, इसको हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो बच जाएगा 3√π/6 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हो जाएगा ए। सो गाइज आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।